बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, शबाना आज़मी की ये फैज़ अहमद फैज़ की फेवरेट नज़्म है। और आज जब 50 साल आप एक सिनेमा का अपना सफ़र पूरा कर चुकी हैं, क्या ये नज़्म आपके सफ़र को डिफ़ाइन करती है? कुछ हद तक डेफिनेटली, क्योंकि जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, उसमें यही बात थी कि ये मानते थे कि आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। और अगर आप बोलेंगे ही नहीं, अगर आपका लब खुलेंगे ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो मैं असल में मेरे अब्बा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, कैफी आज़मी, और 9 साल की उम्र में तक मैं एक कम्यून में रही थी जहाँ 8 फैमिलीज़ रहती थी। और आप सोचिए कि 8 फैमिलीज़ में सिर्फ एक टॉयलेट और एक बाथरूम कॉमन था, और कुछ 200 स्क्वायर फीट के कमरे थे सब कॉमरेड्स के। और सब के सब they listen to the sound of a different drummer. जेंडर एम्पावरमेंट को तो मैंने बिल्कुल वहाँ एक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। किस तरह से? क्योंकि मैं देखती थी कि मम्मी भी काम करती थी, पृथ्वी थिएटर में काम करती थी, और जब वो जाती थी लंबे लंबे टूर्स पे, तो जब मेरी छुट्टियां नहीं थी तो मैं घर पे रहती थी। तो अब्बा ही मेरे बाल बनाते थे, अब्बा ही मुझे स्कूल लेकर जाते थे। उसमें कोई ये बैलेंस नहीं था कि ये लड़कियों का काम है या ये लड़कों का। और देखिए, आज से कुछ 75 ईयर्स अगो, शायद उससे भी ज़्यादा, कैफी साहब ने एक नज़्म लिखी थी औरत, जो कि बहुत मकबूल हुई, बहुत कामयाब हुई। और इनफैक्ट वही नज़्म सुन के मम्मी पूरी तरह से उनकी आशिक बन गई। उस वक्त कैफी साहब ने कहा था, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अशफिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। क्या बात है। और बाद में हाल में जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आप उनके साथ ही नहीं चली, उनसे आगे निकल गई। ये तो उनका एक कहने का तरीक़ा है, लेकिन हमारे रिश्ते में भी बहुत इक्वालिटी है। बड़े बड़े दिग्गज आपके घर आते थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब, बेगम अख्तर, जोश मलिया आबादी, फिराक गोरखपुरी, आप सोचिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल ज़ाहिर रहा होगा, जबकि आप उस वक्त बहुत कम उम्र की थी। जब आप बड़ी हुई, जब आप एक अडल्ट लाइफ में फैज़ अहमद फैज़ साहब से मिली, तो वो तजुर्बा, उस अनुभव का कुछ बताइए हमें। असल में मॉस्को में थे फैज़ साहब, और मैं गई उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा, बहुत ही मुलायम और नर्म किस्म के शख्स थे वो। तो कहने लगे कि एक नज़्म हुई है, तो उन्होंने कहा इसको पढ़ो। तो मैं खिसियानी होकर मैंने कहा कि मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती। तो ये सेड क्या? मैंने कहा हाँ, असल में ये वो। तो कहते हैं बड़ी नामाकूल है तुम्हारे माँ बाप। तो मैंने कहा नहीं नहीं, उनका कसूर नहीं है, मैं ज़बान जानती हूँ, मैं सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ। और आपके शेर मुझे बहुत पसंद हैं, और वो जो हैं, देख तो दिल के जहाँ से उठता है वो धुआं कहाँ से उठता है। तो मैंने कहा भाई वो तो मीर का कलाम है। मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मैं कहना चाहती थी बात मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं थी, बात करनी मुझे मुश्किल। तो कहते हैं देखिए, मीर तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बहादुर शाह जफर को पोएट नहीं मानते। और मैं वहाँ से जो भागी हूँ और उसके बाद पूरे उनकी जो इतनी सारी नज़में हैं, इतने सारे गज़ल, इतने सारे मिसरे जो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, वो सब मुझे याद आ गए। लेकिन अपना मैंने बेड़ा कर ज़रूर करवा दिया था। उसके बाद ये ज़रूर हुआ कि फैज़ साहब की जो एंथोलॉजी है, सारे सुकन हमारे, वो हमेशा मेरे साथ रहते, मैं कहीं भी जाऊँ। तो आपकी फेवरेट फैज़ नज़्म? कोई आशिक महबूबा से,
गुलशने याद में गर आज दमे बादे सबा, फिर से चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्र रफ्ता की किसी ताक पे बिसरा हुआ दर्द, फिर से चाहे कि फरोज़ां हो तो हो जाने दो। जैसे बेगाने से अब मिलते हो वैसे ही सही, आओ दो चार घड़ी मेरे मुकाबिल बैठो। गर्चे मिल बैठेंगे हम तुम, तो मुलाकात के बाद अपना एहसास ज़ियां और ज़्यादा होगा। कोई इकरार न मैं याद दिलाऊंगा न तुम, कोई मजमून वफा का ना जफा का होगा। और जो कर्ज करें तुमसे गुरेज़ा आँखें, तुम जो चाहो तो कहो और जो न चाहो न कहो। ये पूरी नज़्म नहीं है, इसके कुछ हिस्से जो मुझे बहुत डीपली टच करते हैं वो हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कितनी सच्चाई, कितनी डेलिकेसी और कितनी ज़्यादा डिसेंसी है इसमें। आपकी पहली फिल्म अंकुर, मतलब कॉन्ट्री टू अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स एक्सपीरियंसेस, आपने एकदम बैंग से शुरुआत की। 1974 में नेशनल अवार्ड मिला आपको उस फिल्म के लिए, और वो आपकी नहीं, उस फिल्म के डायरेक्टर श्याम बेनेगल की भी पहली फिल्म थी। और आप शायद उनको उससे पहले जानती नहीं थी। वो पहली मुलाकात कैसी थी? क्योंकि अब तो वो एक डॉयन है, उनको इतनी हम इज्जत नवाजते हैं। उस वक्त तक वो एक बहुत दुखी इंसान थे, क्योंकि उनकी फिल्म को 3 एक्ट्रेसेस ने वैसे ही मना कर दिया था। एक तो शायद लक्ष्मी थी साउथ की, एक वहीदा रहमान थी, और एक अंजू महेंद्रू तक को उन्होंने ऑफ़र किया था। मुझे मालूम नहीं कि क्यों सब लोगों ने ना किया। तो जब उन्होंने ऑफ़र की तो मैंने कहा अच्छा। कुछ सवाल उन्होंने पूछे कि दक्खनी एक्सेंट आता है क्या, मैंने कहा हाँ। तो थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा अच्छा ये फिल्म आप करोगे, इसके बाद एक फिल्म बनाऊंगा निशांत, वो भी आप ही करोगे। तो मैंने घर आके मम्मी से कहा कोई फ्रॉड फिल्म मेकर है, पता नहीं 2-2 फिल्में मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, पता नहीं क्या है इसका चक्कर। और 18 दिन बाद मैं हैदराबाद में थी और एक्चुअली कर रही थी, लेकिन जाहिर है ये नहीं पता था कि इतनी कामयाब होगी और उसके बाद जो है पूरा पैरेलल सिनेमा का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और औरतों का जो चित्रण था उस समय के पैरेलल सिनेमा में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत लेयर्ड था, पर मेन स्ट्रीम सिनेमा में बहुत ही लिमिटेड था। अभी भी क्या औरतों को ज़्यादा आई कैंडी या ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जाता है? नहीं, दैट्स चेंजिंग अ लॉट। सिनेमा जो है ना, उसका बिजनेस है इमेजेस। तो कौन से इमेजेस आप दिखा रहे हैं? अगर आप एक गाने में उस औरत का हीविंग बस्ट दिखा रहे हैं, या स्विवलिंग नेवल दिखा रहे हैं, या उसके स्विंगिंग हिप्स दिखा रहे हैं, तो आप फ्रैगमेंट कर रहे हैं उसको, जिस्म को। और वो जब आप फ्रैगमेंट कर रहे हैं तो आप जो पर्सन है उसको बांट रहे हैं ना। You're taking away all autonomy from the girl and you're subjecting her to the male gaze. That फिर बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं क्यों इसमें हमारा इंडिविजुअल, ये हमारी ऑटोनॉमी है, हम ये करते हैं, हमको करना है। तो मैंने कहा क्यों करना है? तो वो कहते हैं हमारा जिस्म अच्छा है, हम जिस्म को दिखाना चाहते हैं, और अगर लड़के कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि लड़के कोई चीज़ करते हैं तो हम करेंगे, कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप? सो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी ब्लर्ड एट द मोमेंट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वक्त के साथ साथ जब इसकी बात होती रहेगी तो दैट विल चेंज। और ये 90s का दौर और भी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप यंगेस्ट महिला बनी राज्यसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आप नॉमिनेट हुई, दैट वाज 46 इयर्स ऑफ एज, 1997 में। आपने वहाँ पर वुमेन्स राइट्स पर बोला, हाउसिंग राइट्स पर बोला। कोई एक वाक़या जो आपके लिए स्टैंड आउट करता है आपके उन 6 सालों में? मैं बहुत खुश होती थी उस ज़माने में कि ऐसा लगता था कि इन द हाउस 2 लोग एक दूसरे का मर्डर ही कर देंगे। अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी के कुछ लोग थे
वो ऐसा लगता था बस मर्डर ही कर देंगे। और मैं बिल्कुल नई नवेली थी तो मुझे पता ही नहीं था। और फिर बाहर आके आराम से एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, चल मेरे को ढोकला खिला, चल मेरे को चाय पिला, और बैठ के वो लोग हंसते हैं। तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात कि देखिए आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं बहुत स्ट्रांग, उसके बावजूद आपकी जो ह्यूमैनिटी है वो आप गिव अप नहीं करते हैं। और 90s में ही मिजवान वेलफेयर सोसाइटी आपके पिताजी ने, जो मिजवान में पैदा हुए थे आज़मगढ़ में, उन्होंने शुरू की, जिसको अब आप पूरे तरीके से देख रही हैं उनके निधन के बाद। यहाँ पर लड़कियों के लिए काम होता है और वो स्टिचिंग का भी काम करती हैं, तरह तरह की ट्रेनिंग है। और उनका काम अंबानीज़ के यहाँ जो भी हाल में शादी हुई उसके एक स्टॉल में डिस्प्ले हुआ। एक एनुअल फैशन शो होता है, उसमें मनीष मल्होत्रा मेंटर करते हैं। मतलब ये कैसे है? आई मीन इट्स ऑलमोस्ट लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। कहाँ एक बहुत छोटी सी जगह मिजवान और कहाँ अंबानीज़ की शादी। देखिए मेरे तो जब ख्याल भी नहीं आया था, मगर मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे को हम ले गए मिजवान, और उन्होंने देखा कि इनमें हुनर बहुत है इन लड़कियों में। तो उसके बाद फिर मनीष ने इनको अडॉप्ट किया। कैफ़ी साहब ने जब मिजवान वेलफेयर सोसाइटी शुरू की थी, एक मर्तबा मैंने उनसे पूछा कि अब्बा जब आप तब्दीली के लिए इतना काम करते हैं और तब्दीली उस रफ्तार से नहीं आती जो आप चाहते हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से एक बात कही थी। उन्होंने कहा, बेटे जब आप तब्दीली के लिए कोशिश करें तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ दें कि शायद तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन आपको अगर पूरी मेहनत और लगन से आप काम करते रहें तो तब्दीली आएगी, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों नहीं। अगर मैं सही हूँ तो ये बात कैफ़ी साहब ने 1993 के जो रायट्स हुए थे उसके बाद कही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में कही थी। और आपका अपना बहुत काम रहा है। हार्मनी पर आपने मार्च निकाला था मेरठ में, हाशिमपुरा वाले मैसेकर के बाद दिल्ली से मेरठ, और लगातार आप उस पर अपनी बात रखती भी रही हैं। जो आज का माहौल है, क्या वो आपको परेशान करता है? ऑफ कोर्स, कौन इंसान है ऐसा जिसको परेशान नहीं करेगा? कौन सा सवाल है। लेकिन देखिए ये जो कोशिश की जा रही है, ये जो डिवाइड करने की, इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि पूरी फाइट जो है ना वो हिंदू मुस्लिम होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हट के फंडामेंटलिस्ट वर्सेस द लिबरल होनी चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि ये मिलजुल कर, हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ जो लिबरल फोर्सेस हैं वो आके और फिर लड़ना चाहिए, बजाय ये कि हम इस ट्रैप में पड़ते जाएं।